पे बहुत भरोसा करते थे। उन्होंने ये बोला कि भई पूरी धरती है ना किसी भगवान ने बनाई है, कोई भी क्या बोलते हैं इसका हकदार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान है जिसने पूरी धरती बनाई है, भगवान ही सब कुछ कर रहा है, भगवान ने सब कुछ हमें बना-बना के दिया है और हम उसी को ही चलाते जा रहे हैं अपने साथ-साथ, ठीक है? डाइवर्सिटी हो गई वो भगवान ने बनाई है, क्रिएशन जितने भी हम क्रिएशंस हैं, सब कुछ है, जो लाइफ़ एक्सिस्ट करती है वो भगवान की वजह से करती है, ठीक है? पर इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि सब कुछ भगवान ने किया है। हाँ, हालाँकि हम मानते हैं सब कुछ भगवान ने किया है, पर इसका कुछ प्रूफ नहीं था और साइंस में जब तक प्रूफ ना हो, तब तक आगे चीज़ें आप कह नहीं सकते ना कि भई वो चीज़ सच में हुई होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ खुशबू। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो इवोल्यूशन है, जो कि क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है? आप जैसे-जैसे इस वीडियो को देखते रहेंगे, आप अपने अच्छी तरीके से नोट्स बनाएँ। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे थ्योरीज, ठीक है? सेकंड पार्ट में हम ओरिजिन्स एंड पैटर्न्स को देखेंगे एवोल्यूशन के, और लास्ट पार्ट जो कि हमारा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है, हम उसको डील करते हुए पूरा चैप्टर को खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आप इसको अच्छी तरीके से, मैं हमेशा जैसे कि बोलती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ और लिखते जाओ ताकि आपको प्रॉपर रिविजन होता रहे, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन जितनी भी हमारी लाइफ फॉर्म्स है किस पे, अर्थ के ऊपर, उनकी हिस्ट्रीज को जानना, है ना? इवोल्यूशन हो गया। जैसे मान लो कि हम ये कहते हैं कि पहले हम क्या थे, अब धीरे 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 हम आगे बन के क्या बन रहे हैं, है ना? तो वो पूरा जो प्रोसेस है, जो ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कल कुछ चेंज हुआ, मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि कल मेरे अंदर ये चेंज था और आज मेरे अंदर ये चेंज हो गया, है ना? तो वो इवोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इवोल्यूशन को होने में करीब मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं, ठीक है? तो कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है और स्लो चेंज होता है इवोल्यूशन के अंदर, ठीक है? सबसे मेन पॉइंट ये होता है इवोल्यूशन का कि सबसे सबसे ज्यादा क्या है कि कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। दूसरी बात क्या होगी कि ये स्लो प्रोसेस होगा, है ना? ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा। इसके अंदर देखो, इसमें बता रखा है ना कि चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मिलियन ऑफ ईयर से चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? इवोल्यूशन का नाम दे देते हैं। ये डायरेक्शनल लेस प्रोसेस होता है। ये नहीं बताया जाता कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेन जो हमारे कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, उसकी इंक्रीमेंट ही होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है इवोल्यूशन के अंदर। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई चीज इवोल्यूट हो रही है तो वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना? कि कैरेक्टर एनहांसमेंट ही होगा। क्या पता कैरेक्टर एनहांसमेंट हो जाए, क्या पता कैरेक्टर का डिक्रीज़मेंट हो जाए, ठीक है? इनडिटरमाइंड होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है कि वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते, है ना? जो पहले था, वो अब नहीं हो सकता, है ना? अब वाला अब वाला आगे प्रोसीड हो सकता है, बट जो पहले था वो अब नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है, चेंज नहीं हो सकता, है ना? वेरिएबल है। और ये बहुत ही रैंडम प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि इसके लिए बहुत ही डेडिकेटेड लगना पड़ता है ना, बहुत रैंडम होता है। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, है ना? ये इवोल्यूशन हो गया। ये इवोल्यूशन का छोटा-सा इंट्रोडक्शन है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम बैक टू बैक थ्योरीज पे स्विच करते चलेंगे और ये देखते चलेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अगर आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है तो, ठीक है? इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इवोल्यूशन। थ्योरीज़ इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें आई धीरे-धीरे, ठीक है? और बिल्कुल जो मैंने पॉइंट दे रखे हैं, बिल्कुल कंसाइज़ है, जो-जो आपको एनसीईआरटी में प्रोवाइड कर रखा है, सेम डिट्टो लाइन्स है, ठीक है? तो आप धीरे-धीरे पढ़ते हुए चलेंगे इसको। अब हम थ्योरीज़ की बात करते हैं। थ्योरीज़ में क्या था, हमारी फर्स्ट जो थ्योरीज़ थी, चलो इसके पहले एक और देख लेते हैं स्लाइड। इसमें क्या था, चांसेस, मतलब चांसेस ऑफ इवोल्यूशन कैसे हो सकते हैं? अगर मैं बोलूँ कि अगर वेट अगर मैं बोलूँ कि जो चांसेस है इवोल्यूशन के, अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज हो रहा है ना? एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज हो गया या फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमारे अंदर म्यूटेशंस हो गई, है ना? तो वो इवोल्यूशन कॉज़ कर सकते हैं, है ना? ऐसी बात नहीं है कि खुद ही खुद इवोल्यूशन होता है। चांसेस हो सकते हैं, हम मान के चलेंगे पॉसिबल चांसेस क्या हो सकते हैं? कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हो गया, उसकी वजह से इवोल्यूशन हो गया, है ना? और कुछ म्यूटेशंस हो गए ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसकी वजह से इवोल्यूशंस हो गया और आगे वो इवोल्यूशन साइड बाय साइड, प्रोजेनी टू प्रोजेनी पास होती गई और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इवोल्यूट हो गई वो, ठीक है? ये हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये डिपेंड करता है लाइफ स्पैन पे, लाइफ हिस्ट्री पे, लाइफ स्पैन पे, लाइफ साइकिल पे, ठीक है? कैसे? जिस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल छोटी होगी, उसका इवोल्यूशन रेट कितना होगा? बड़ा होगा। मतलब इसका इवोल्यूशन रेट बहुत जल्दी इवोल्यूट होने की कैपेसिटी होगी उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है?
और जिस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन जो लाइफ़स्टाइल होगी, जो लाइफ़ साइकिल होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, उसका इवोल्यूशन होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। ठीक है? उतने ही कम होंगे। अब यूनिट हम इवोल्यूशन की बता दें तो हमारी यूनिट क्या होती है? पॉपुलेशन होती है यूनिट। ठीक है? अब आगे हम बढ़ते जाते हैं। मैंने क्या बताया कि जो हमारे चांसेस हैं, सबस रेट ऑफ इवोल्यूशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ हिस्ट्री या लाइफ स्पैन। ठीक है? जो इवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है? हौले-हौले होता है ना? धीरे-धीरे होता है। बहुत ही धीरे-धीरे प्रोसेस होता है ये इवोल्यूशन का, ठीक है? हौले-हौले होता है। अब नेक्स्ट जो हमारी फर्स्ट थ्योरी आती है उसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग इसके मतलब इसके नाम से समझ में आ रहा होगा बिग बैंग क्या थ्योरी क्या होता है। बिग बैंग थ्योरी मतलब क्या होगा? बड़ा, ठीक है? बैंग मतलब धमाका, कुछ ऐसा धमाका हुआ है जिस थ्योरी का ऐसे पता चल गया हमें कि ये थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। कुछ तो बड़ा हुआ है इस थ्योरी में, है ना? तो पहली चीज़ क्या है कि इसमें हमें पता चला है कि जो ओरिजिन है, जो यूनिवर्स का ओरिजिन है वो कैसे हुआ था, ठीक है? वो कैसे हुआ था। इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज लैमेट्रे थे, जिन्होंने बताया था कि ओरिजिन यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। क्या हुआ कि बहुत ही अनइमेजिनेबल एक्सपोज़र हुआ, जो कि हम अपने फिज़िकल टर्म्स में बता भी नहीं पाएँगे, हम मेज़र भी नहीं कर पाएँगे, ऐसा कि अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजर हुआ और उसके बाद धीरे करके वो जो बड़ा पार्टिकल था वो टूटता गया और बाद में जाके कहीं जाके गैसेस इवॉल्व हो गई। जैसे गैस कौन-कौन सी गैसेस बनी? हाइड्रोजन गैसेस बनी, हीलियम गैसेस बनी, ठीक है? बहुत ही बड़ा पार्टिकल था जो कि एक्सट्रीमली एक्सपैंड हो मतलब एक्सट्रीमली छोटे-छोटे हिस्सों में टूट गया और धीरे करके उसने क्या करना शुरू कर दिया अपनी क्या बोलते हैं गैसेस फॉर्म करनी शुरू कर दी। जैसे सबसे पहले देखो ये वाला है। इसमें क्या है कि जो बड़ा पार्टिकल था गैसेस, है ना? ये क्या थे? गैसेस थे। वेट हुँ, गैसेस गैसियस क्लाउड थे। एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, थर्मल एक्सप्लोजन बोल सकते हैं जिसको हम। एक बड़ा पार्टिकल था इसमें टूट गया, 4 में पार्टिकल में टूट गया। पार्टिकल टूटने के बाद क्या हुआ? टेम्परेचर कम हुआ, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया और टेम्परेचर कम होने की वजह से बहुत टाइम बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस का फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? कुछ बड़ा-सा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बहुत मानी हुई थ्योरी है ये कि भई कुछ तो ऐसा हुआ था, ठीक है? साइंटिफिक टर्म में कुछ तो ऐसा हुआ था। एक बहुत बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजर हुआ जो कि हम डिफाइन नहीं कर सकते अपने फिज़िकल टर्म्स में या फिर मेज़र नहीं कर सकते। उसकी वजह से जो हमारा यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ। अब ओरिजिन के इसके चांसेस क्या हो सकते हैं? देखो, कुछ गैसेज़ का कंडेंसेशन हुआ था, किसके थ्रू हुआ था? ग्रेविटी के थ्रू हुआ था। फिर धीरे गैलेक्सीज़ फ़ॉर्म होने लगी, फिर सोलर नेबुला आया, फिर सोलर सिस्टम का फ़ॉर्मेशन होना शुरू हुआ धीरे-धीरे, है ना? धीरे-धीरे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन आया 4.5 बिलियन ईयर्स पहले आया। उसके बाद धीरे जो लाइफ एग्जिस्ट हुई अर्थ के ऊपर वो 4 बिलियन ईयर्स अगो हुई। ठीक है? ये हो गए। अब पैंसपर्मिया थ्योरी समझ में आई? पैंसपर्मिया थ्योरी ने क्या बताया कि कुछ तो ऐसा बड़ा धमाका हुआ था, जो बड़ा पार्टिकल था वो टूट गया छोटे-छोटे पार्टिकल्स में मतलब फ्रेगमेंटेशन हो गया उस पार्टिकल का और धीरे-धीरे कुछ टाइम बाद जाके जो गैसेस थी वो इवॉल्व हो गई। हाइड्रोजन और हीलियम इवॉल्व हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कंडेंसेशन हुआ गैसेस का, किसकी वजह से जो कंडेंसेशन हुआ था गैसेस का, ग्रेविटी की वजह से, उससे धीरे-धीरे क्या हो गई? गैलेक्सीज़ फॉर्म हो गई। गैलेक्सीज़ फॉर्म होने के बाद सोलर नेबुला आ गया। सोलर नेबुला के बाद सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। फिर कहीं न कहीं जाके अर्थ बता दी, है ना? ओरिजिन बता दिया अर्थ का 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर ये बता दिया कि लाइफ कब एग्जिस्ट हुई, है ना? लाइफ भी तो एग्जिस्ट हुई होगी ना अर्थ पे, तभी तो हम रह रहे हैं। तो 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है? तो वो हुई, ये बता दिया। अब हम सेकंड थ्योरी पढ़ते हैं। पैंसपर्मिया थ्योरी यहाँ तक पूरी क्लियर है, ठीक है? इतना ही आपको पढ़ना है जितना मैंने आपको दे रखा है, ठीक है? अब हम एनसीईआरटी रीडिंग्स जो है ना चैप्टर्स की, वो अलग-अलग वीडियोज़ में देते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में मैं कोशिश करूँगी साथ-साथ एनसीईआरटी रीडिंग लेके आऊँ आपके लिए, है ना? ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ की। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट वाली जो थ्योरी है हमारी वो कौन सी थ्योरी है नेक्स्ट थ्योरी? थ्योरी ऑफ ओरिजिन। अब हमने कह दिया ओरिजिन हुआ, ठीक है? तो सबसे पहली थ्योरी आई थी स्पेशल क्रिएशन, है ना? कुछ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भई वो भगवान पे बहुत भरोसा रखते थे साइंटिस्ट, ठीक है? मान के चलो वो भगवान पे बहुत भरोसा रखते थे। उन्होंने ये बोला कि भई पूरी धरती है ना किसी भगवान ने बनाई है और कोई भी क्या बोलते हैं इसका हकदार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान है जिसने पूरी धरती बनाई है और भगवान ही सब कुछ कर रहा है। भगवान ने सब कुछ हमें बना-बना के दिया है और हम उसी को ही
चलाते जा रहे हैं अपने साथ-साथ, ठीक है? डाइवर्सिटी हो गई, वो भगवान ने बनाई है, क्रिएशन जितने भी हम क्रिएशंस हैं, सब कुछ है, जो लाइफ एग्ज़िस्ट करती है, वो भगवान की वजह से करती है, ठीक है? पर इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि सब कुछ भगवान ने किया है। हाँ, हालाँकि हम मानते हैं सब कुछ भगवान ने किया है, पर इसका कुछ प्रूफ नहीं था और साइंस में जब तक प्रूफ ना हो, जब तक आगे चीज़ें आप कह नहीं सकते ना कि भई वो चीज़ सच में हुई होगी, है ना? तो डार्विन आए, डार्विन एक साइंटिस्ट थे, वो आए, उन्होंने 19th सेंचुरी में डिसअप्रूव कर दी इस थ्योरी को। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, ठीक है? आप मुझे प्रूफ दे दो इस बात का कि क्या भगवान ने बनाया है ना? तो वो धीरे-धीरे जाके तो इस थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया डिसअप्रूव कर दिया। इन्होंने बोला कि इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे ना कि ओरिजिन भगवान ने ही किया है या किसी ने किया है या कितने डाइवर्सिटीज़ हैं, कितना ऑर्गेनिज़म्स प्रेज़ेंट है, सब भगवान की देन है या फिर कैसे-कैसे ओरिजिन हुआ है लाइफ़ का, ठीक है? तो जैसे-जैसे थ्योरीज़ डिसअप्रूव होती गई, नई-नई थ्योरी आती गई और थ्योरी आने के बाद अलग-अलग साइंटिस्ट अपनी अलग-अलग थ्योरीज़ देते रहे, ठीक है? अब हमने 2 थ्योरीज़ पढ़ ली अभी तक। फर्स्ट थ्योरी पढ़ी हमने पैंसपर्मिया थ्योरी, सेकंड हमने पढ़ी पैंसपर्मिया थ्योरी क्या थी? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बताया था। दूसरी थ्योरी हमने क्या पढ़ी? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ की फर्स्ट थ्योरी क्या थी हमारी? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है? अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी मतलब भगवान ही रचयिता है। ठीक है? भगवान सब कुछ है। मतलब भगवान ही रचयिता है, भगवान ने ही सब कुछ बनाया। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है कि नॉन लिविंग मैटर से, है ना? एक सडन चेंज हुआ, मतलब कोई नॉन लिविंग मैटर था, जैसे कि एक डेड डिकेइंग रोटिंग मैटर था, ठीक है? कोई भी डेड डिकेइंग रोटिंग मैटर था, वो सडन चेंज हुआ, कुछ स्पॉन्टेनियसली, मतलब बिना किसी को कुछ करे एकदम से रैंडमली, है ना? और ओरिजिन हो गया लाइफ का। अब इसका इसका भी कोई एविडेंस नहीं आया कि भाई एकदम सडन चेंज से कैसे ओरिजिन हो सकता है लाइफ का? ये भी तो बात थी। तो अब साइंटिस्ट आ गया, अब वो सोचते रहे कि भई मुझे कुछ प्रूफ दो इस बात का कि ओरिजिन जो नॉन लिविंग मैटर है, उससे एक सडन चेंज हुआ और तुरंत की तुरंत लाइफ बन गई। ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एकदम सडनली लाइफ बन गई, है ना? तो इसको भी डिसअप्रूव कर दिया गया। अब नेक्स्ट थ्योरी आई आगे, उस थ्योरी को हमने बोला कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन थ्योरी क्या बोल रही है? इवोल्यूशन थ्योरी में क्या था कि जो हाल्डेन थे और ओप्रेन थे, है ना? हाल्डेन, ओप्रेन। जो हाल्डेन थे वो साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, जो ओप्रेन थे दैट आर वो साइंटिस्ट थे रशिया के, ठीक है? उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ का एग्जांपल दिया। प्रिमिटिव अर्थ जैसे उन्होंने ये बोला कि जितने भी क्या बोलते हैं हम जैसे गैसेस को देख लेंगे ना, सब कुछ देख लें तो सब कुछ फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसकी वजह से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बने। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए जैसे आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है? ये सब चीजें आ गई, ठीक है? उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग एक नॉन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स बने, मतलब प्री एग्जिस्टिंग पहले से बने हुए थे वो, ठीक है? हमने कुछ नहीं किया, ठीक है? पहले से बने हुए थे। फिर नॉन सेलुलर लाइफ आई, है ना? नॉन सेलुलर लाइफ के बाद सेलुलर लाइफ आई और सेलुलर लाइफ आने के बाद हमें पता चला प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, कीमोहाइड्रोट्रॉप्स क्या होते हैं और एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं। कीमोहाइड्रोट्रॉप्स फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करने लगी, ठीक है? हाइड्रोट्रॉप्स थे ये, कीमोहाइड्रोट्रॉप्स थे, ठीक है? अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स आए, फिर एनारोबिक बैक्टीरियाज आए, ये बता दिया। अब नॉन सेलुलर लाइफ जो थी वो 3 बिलियन ईयर्स पहले आई और सेलुलर लाइफ कितनी आई? 2 बिलियन ईयर पहले आई, है ना? तो ये थ्योरी देते गए। क्या बताया कि एक प्रिमिटिव एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि आइडियल एनवायरनमेंट था, सब कुछ फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपोनेंट आए, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के बाद कुछ नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, है ना? और उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स हो गए। उसके बाद क्या बताया कि जो प्री एक्जिस्टिंग कुछ पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसकी वजह से नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, सेलुलर के बाद सेलुलर बने, नॉन सेलुलर के बाद सेलुलर बने और सेलुलर के बाद फर्दर हमारे कीमोहाइड्रोट्रॉप्स, प्रोकैरियोट्स और एनारोबिक बैक्टीरिया आते रहे, ठीक है? अब धीरे-धीरे हम प्रोसीड करते चलेंगे, थ्योरीज पता चलती रहेंगी हमें। अब नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी थी, ओप्रेन हाल्दे ने ये बता दिया, इन्होंने बताया कि जो फॉर्मेशन था, किसका फॉर्मेशन था? फॉर्मेशन था ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, टेक्स प्लेस फ्रॉम द एबायोजेनेसिस मटेरियल। किसके थ्रू टेक प्लेस करता है? एबायोजेनेसिस मटेरियल, ठीक है? और उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी थी यूवी रेडिएशन के थ्रू उन्होंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो हमारा है मिलन एंड यूरी एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता है एग्ज़ाम में। अब पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, इन्होंने कुछ एक बोलते हैं ना कि जैसे एक लैबोरेटरी में करा गया उस एनवायरनमेंट को और उसके बाद देखा गया कि सच में लाइफ एग्ज़िस्ट करती है ना?
सच में क्या है जो हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं। हम उसको ना एक ही मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा हमें कि क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? इन्होंने कुछ क्या लिया, इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोड्स लिए, जो इलेक्ट्रोड्स क्या थे? टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स। टंगस्टन तो आपको पता है ना, जो मटेरियल जो आपके बल्ब में होता है ना? तो वो लिए। उसके बाद इन्होंने कुछ टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर का मतलब अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करते गए। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लिया और 4 चीज़ ली। 4 चीज़ क्या थी? एक थी मीथेन थी, ठीक है? मीथेन थी और उसके बाद अमोनिया थी, हाइड्रोजन था और उसके बाद वाटर वेपर थे। ये गैसेज़ उन्होंने ली, ठीक है? वाटर का स्पार्क बनाया। अब वाटर का स्पार्क बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, कोल्ड वाटर था उसको भरा और उसके बाद कंडेंसर चलाया तो जो बाहर निकल के आया वो क्या आया? हॉट वाटर बाहर निकल के आया, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे जब उन्हें पता चला, धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब उन्हें देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। जब धीरे-धीरे पता चला उन्हें तो जब धीरे-धीरे देखो, यहाँ पर वाटर का इन किया, वाटर इन क्या था? कोल्ड इन था और उसके बाद जब बाहर निकल के आया तो क्या आया हमारा? वाटर जो कि बहुत कोल्ड था, हॉट वाटर निकल के आया बाहर, है ना? क्योंकि इसमें क्या दिया था हमने? इलेक्ट्रोड दी थी, 700 मिलीवोल्ट की वोल्टेज दी थी, 800 टेम्परेचर दिया था और हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारी हाइड्रोजन गैस थी वो 2 है ना? 2 की रेशियो में ये सॉरी जो हाइड्रोजन है मीथेन गैस थी 2 की रेशियो में थी, अमोनिया थी तो 1 थी और हाइड्रोजन थी तो 2 थी, ठीक है? 2:1:2 और वाटर सबसे इम्पोर्टेंट था वो क्या था हमारा? वाटर था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन-कौन से 4 एलिमेंट्स या फिर 4 चीज़ ली थी उन्होंने जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो क्या-क्या थी? मीथेन थी, अमोनिया थी, वाटर थी और हाइड्रोजन थी। ठीक है? उसके बाद क्या बने धीरे-धीरे इन सब चीज़ों से बनने लगे वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्या एक्सट्रैक्ट किया इन्होंने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया अमीनो एसिड। अमीनो अमीनो एसिड का एक्सट्रैक्शन हुआ, ठीक है? अब धीरे-धीरे इन्होंने पता लगाया कि जो गैसेज़ थी, कौन-कौन सी गैसेज़ थी? बता दिया, मीथेन थी, अमोनिया थी, वाटर वेपर था और ये था। पता क्या लगाया? अमीनो एसिड के बारे में पता चला लगाया, ठीक है? इन्होंने बेसिकली बताया कि लाइफ एक्सिस्ट कर भी रही है, नहीं कर रही, ठीक है? मिलर के एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा होता है लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट था लुईस पास्चर का। इसने क्या बताया था कि जो लाइफ है ना, वो प्री एक्जिस्टिंग लाइफ से बनी हुई है ना? प्री एक्जिस्टिंग लाइफ से बनी हुई है, जैसे थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस क्या कहती है? मतलब कुछ तो पहले था जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हो गई, है ना? ये कह रहे हैं। अब इन्होंने ये बताया कि जो देखो, इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की बात की। बायोजेनेसिस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर इन्होंने एक क्या बोलते हैं स्वान फ्लास्क ले लिया, ठीक है? और नीचे इन्होंने फ्लास्क हॉट जो वो थी ना आपकी फ्लेम ले ली, ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ जो ये इनका फ्लास्क था उसके अंदर क्या था कर्व था ये। तो कर्व से जितने भी बैक्टीरिया थे ना बाहर तो वो यहाँ पे जाकर डिपॉज़िट हो रहे थे। कहाँ पे जाकर डिपॉज़िट हो रहे थे? यहाँ पर जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे जाकर डिपॉज़िट हो रहे थे और उसकी वज़ह से जो फ्लास्क था उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं आया क्योंकि जो बैक्टीरिया थे वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। क्या कर रहे थे? यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। अब इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया, कोई कंटामिनेशन नहीं आया इनके अंदर, ठीक है? इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया जिसके अंदर क्या कर दिया जो नेक थी, स्वान नेक थी उसी को तोड़ दिया गया। अगर उसको तोड़ दिया तो जो इतने बैक्टीरिया तो यहाँ पे डिपॉज़िट हो रहे थे, तो वो अंदर चले गए, ठीक है? जब जब फ्लास्क जो नेक थी वो ब्रोक कर दी गई तो बैक्टीरिया क्या कर गए? स्टेराइल सरफेस पे रीच कर गए। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये बताया कि बायोजेनेसिस थ्योरी क्या होती है? बायोजेनेसिस थ्योरी में ये बताया कि अगर मैं कर्व को नहीं तोड़ रहा था, तो जो बैक्टीरिया थे वो वहाँ पे जाके डिपॉज़िट हो रहे थे। अगर मैं कर्व को तोड़ देता हूँ, तो क्या हो गया? बैक्टीरिया को क्या मिल गया? ऑब्वियस सी बात है रास्ता मिल गया, बैक्टीरिया को रास्ता मिल गया और उन्हें जितना भी स्टेराइल एनवायरनमेंट था उसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? इनस्टेराइल कर दिया या फिर क्या बोल सकते हैं हम बैक्टीरिया कंटामिनेट कर दिया। कंटामिनेशन सबसे अच्छा वर्ड है इसके लिए, ठीक है? इनस्टेराइल नहीं बोलेंगे, कंटामिनेशन बोलेंगे। स्टेराइल एनवायरनमेंट को कंटामिनेशन कर दिया किसने? प्री एक्जिस्टिंग बैक्टीरियाज़ ने। तो इससे पता चला कि जो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो प्री एक्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो हम ये सब चीज़ें धीरे-धीरे पढ़ते चलेंगे। आया समझ में पूरी जितनी भी मैंने 3-4 थ्योरी बताई है अभी तक, ठीक है? आगे-आगे हम पैटर्न्स एंड इवोल्यूशन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप इसको रिवाइज़ करके आएँ, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। और दूसरी बात अगर आप ये कहते हो कि एनसीईआरटी रीडिंग भी साथ-साथ लाओ तो मुझे कमेंट करके बताओ आप, ठीक है? थैंक यू सो मच।